नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मैं प्रवीण कुमार। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वह विषय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान विषय को जो है डीएससी 1 लिया है या डीएससी 2 लिया है, उनको एक पुस्तक लगी हुई है बीए द्वितीय वर्ष में जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो उसका जो पहला यूनिट है और उस पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं क्या है, तुलनात्मक सरकार क्या है, क्या तुलनात्मक राजनीति और सरकार में कोई अंतर है। तो आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, तुलनात्मक राजनीति का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है और कंपैरेटिव गवर्नमेंट का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र व प्रासंगिकता। सबसे पहले जानते हैं तुलनात्मक राजनीति कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति क्या है या तुलनात्मक सरकार क्या है। साधारण व्यक्ति के लिए तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार दोनों शब्द एक समान जो प्रतीत होते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग प्रसिद्ध धारणाएं हैं। साधारण व्यक्ति को यह लगता होगा कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विद्वान जो राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांतकार है, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, वो तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर मानते हैं। तो यह अंतर क्या है, आइए जानते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय, तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है। तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का संपूर्ण रूप से तुलनात्मक विश्लेषण करके ऐसे सिद्धांत निश्चित करना है या ऐसे सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं जो भविष्य में आने वाले समय के लिए मार्गदर्शक हो। तुलनात्मक राजनीति में किया क्या जाता है, तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियां, अब राजनीतिक प्रणालियां क्या होती है, जैसे भारत एक देश है, भारत देश की एक अपनी राजनीतिक प्रणाली है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत की एक सरकार है, उस सरकार के जो है कुछ अंग है, सरकार में विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद है, वो जो है इस राजनीतिक प्रणाली की संरचनाएं हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में, जैसे कि शब्द ही बता रहा है, तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक का अर्थ है तुलना करना। तो तुलनात्मक राजनीति में एक देश की राजनीतिक प्रणाली का जो तुलना है वो दूसरे देश के साथ की जाती है। ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है, ये विश्लेषण जो है राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, उसी प्रकार इंग्लैंड भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो है जो प्रधानमंत्री का पद है, और इंग्लैंड की जो राजनीतिक प्रणाली है
उसमें भी प्रधानमंत्री का पद है। तो भारत के प्रधानमंत्री के कार्य क्या-क्या हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के कार्य क्या-क्या है? ये जो है एक विश्लेषण का विषय जो है राजनीतिक सिद्धांतकारों के लिए हो सकता है। तो मेरा समझाने का अभिप्राय क्या है कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की पॉलिटिकल सिस्टम का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन के बाद राजनीतिक सिद्धांतकार जो है कुछ एक सिद्धांत निश्चित करते हैं, कुछ एक थ्योरीज़ जो है हमारे समक्ष रखते हैं। तुलनात्मक राजनीति का संबंध ना केवल राजनीतिक संस्थाओं की औपचारिक संस्थाओं से है, तुलनात्मक राजनीति ना केवल जो है औपचारिक संस्थाओं से संबंधित है। अब किसी राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक संस्थाएँ क्या होती है? जैसे भारत एक जो है राजनीतिक प्रणाली वाला देश है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाला देश है। तो यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी औपचारिक संस्थाएँ क्या है? अर्थात औपचारिक संस्थाओं का अर्थ है, देश को चलाने के लिए जो नीति नियम जो संस्थाएँ बनाती है, जो औपचारिक रूप से आवश्यक है, जैसे सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों के आधार पर व्याख्या करना है। तो तुलनात्मक राजनीति में सरकार की औपचारिक संस्थाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके साथ-साथ जो राजनीतिक प्रणाली में जो अनौपचारिक अनऑफ़िशियल जो इंस्टीट्यूशन है, अनौपचारिक संस्थाएँ जैसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप जैसे हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप आदि से भी जो है इसका संबंध है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में जो है किसी देश के राजनीतिक दल का किसी देश में राजनीतिक दल कौन-कौन से हैं, कौन-सा दल जो है किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित है, कौन-सा दल किस प्रकार का कार्य करता है या उस देश में दबाव समूह जो है कितने हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन-कौन से हैं, जैसे विद्यार्थियों के हैं या वो व्यापार से संबंधित दबाव समूह है, चाहे वो जो है किसी भी व्यवसाय से संबंधित दबाव समूह या इसके अलावा हित समूह हो, इन सब का अध्ययन जो है तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में विदेशी सरकारों के अध्ययन के साथ-साथ विकसित तथा विकासशील देशों के समाजों का अध्ययन भी किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और साथ ही एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत की सरकार का जो है अमेरिका की सरकार से या जो है इंग्लैंड की सरकार से जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लेकिन यह आप लोगों को याद रखना है कि जो तुलना के लिए जो इकाइयाँ तुलनात्मक राजनीति में ली जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ समानताएँ ज़रूर पाई जाती है। जैसे भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। भारत में प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है, इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है। तो जो तुलना है, वो 2 समान जो है चरों में होगी, अर्थात तुलना 2 समान चीज़ों में होगी। उदाहरण के लिए 2 गाड़ियाँ हैं, तो 2 गाड़ियों में तुलना हो सकती है। अगर आप 1 गाड़ी और 1 पत्थर की तुलना करेंगे, तो उनकी विशेषताएँ समान नहीं हैं। तो संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या हुआ? तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय जो है विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का संपूर्ण रूप से तुलनात्मक अध्ययन करना है। राजनीतिक सिद्धांतकार जो है विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद कुछ एक जो है सिद्धांत निश्चित करते हैं, जो भविष्य के लिए जो है मार्गदर्शक होते हैं। तो होप आपको यह समझ आया होगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है कि जो है विभिन्न देशों की जो है सरकारों की औपचारिक संस्थाओं और अनौपचारिक संस्थाओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ एक जो है निष्कर्ष या सिद्धांत जो है बनाना। अब चलते हैं आगे तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं क्या-क्या है। बहुत से विद्वान जो है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं देते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या
होती है। अब परिभाषा क्या होती है? परिभाषा को जानने जो है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि परिभाषा क्या होती है? परिभाषा किसी राजनीतिक विद्वान के जो है मुखारविंद से बोले गए शब्दों का समूह होता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक शास्त्री की परिभाषा को जो है हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में जो है डालते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जो है बिगिन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, और जब उनकी जो है मुखारविंद से बोले हुए शब्द जो है समाप्त हो जाते हैं तो उनको जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हम जो है क्लोज कर देते हैं। तो जो तुलनात्मक राजनीति की पहली परिभाषा है, यह परिभाषा जो है एडवर्ड फ्रीमैन द्वारा जो है दी गई है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति क्या है? तो वो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का। राजनीतिक संस्थाओं का अर्थ क्या हुआ? पॉलिटिकल जो है इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद है, चाहे वो जो है राज्यपाल का पद है, चाहे वो जो है एमएलए का पद है। तो राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का, सरकार के विभिन्न प्रकार के जो है रूप होते हैं। जैसे अधिनायकवादी सरकार होती है, लोकतंत्रीय जो है राष्ट्रपति जो है शासन प्रणाली होती है, अधिनायकवादी एकात्मक सरकार होती है, संघात्मक सरकार होती है। तो ये सारे की सारी सरकार के रूप है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, चाहे वो अथॉरिटेरियन है, अधिनायकवादी है, चाहे वो संघात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है, ये सारे के सारे सरकार के रूप है। तो एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अर्थात सरकार के इन रूपों का और राजनीतिक संस्थाओं का आपस में कंपैरेटिव स्टडी करना जो है तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। और एक ही समय पर एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित देशों की जो राजनीतिक समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनका अध्ययन करना है। और कहते हैं एडवर्ड फ्रीमैन की इसमें जो है एक देश की राजनीतिक संस्थाओं की समानताओं और असमानताओं का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो परिभाषा है तुलनात्मक राजनीति की, वो माइकल क्रटिस देते हैं। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति समस्त सामाजिक अवस्था में उन तथ्यों की जान पहचान की व्याख्या है जो तथ्य उन संस्थाओं और उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं या जिन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। ये है दो परिभाषाएं तुलनात्मक राजनीति की। अब जानते हैं तुलनात्मक सरकार का क्या अर्थ है। अभी तक मैंने आपको बताया तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, क्योंकि आपकी पुस्तक का नाम ही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, तुलनात्मक राजनीति और सरकार। तो तुलनात्मक सरकार का अर्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है, तुलनात्मक सरकार क्या है? तुलनात्मक सरकार से हमारा अभिप्राय सरकार के विभिन्न रूपों। तुलनात्मक सरकार से हमारा क्या अभिप्राय है? तुलनात्मक सरकार से अभिप्राय सरकार के विभिन्न रूप। सरकार के विभिन्न रूप मैंने आपको बता दी। जैसे सरकार के विभिन्न रूप है, जैसे लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों वाले जो है लोकतंत्रीय जो राज्य हैं उनमें सरकार के विभिन्न रूप है। जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, अधिनायकवादी शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। ये जो है सरकार के विभिन्न विभिन्न रूप है। जिस प्रकार भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, अमेरिका में जो है राष्ट्रपति जो है शासन प्रणाली पाई जाती है जिसको जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। चीन में जो है अधिनायकवादी शासन प्रणाली पाई जाती है जो है, और नॉर्थ कोरिया में भी अधिनायकवादी शासन प्रणाली पाई जाती है। तो तुलनात्मक सरकार से हमारा अभिप्राय सरकार के विभिन्न रूपों, उसके जो विभिन्न अंग है उनकी रचनाओं, उन अंगों की रचना जो है कैसे की जाती है और वो अंग क्या क्या काम करते हैं, उनका जो है सैद्धांतिक और तुलनात्मक अध्ययन से है। क्या है तुलनात्मक सरकार का अर्थ क्या है?
किसी जो है सरकार के अंदर पाए जाने वाली जो संवैधानिक और जो उसकी रचनाएँ हैं, उदाहरण के लिए भारत है। भारत के अंदर जो है राजनीतिक संस्था में, राजनीतिक संरचनाओं में बहुत प्रकार के पद है। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो राज्यपाल है, सरकार के 3 अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये राजनीतिक संरचनाएँ हैं। और इन राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन कि ये अंग किस प्रकार काम करते हैं, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति के कार्य क्या-क्या है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, प्रधानमंत्री के काम क्या-क्या है, विधान पालिका का क्या काम है, विधान पालिका कानून कैसे बनाती है, कार्यपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है और न्यायपालिका जो है कानूनों को कैसे लागू करती है। तुलनात्मक सरकार में इसका अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक सरकार में सरकार के सभी औपचारिक अंगों, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है दूसरे देश की सरकारों की औपचारिक संस्थाओं से जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आपने जो है संक्षिप्त सरल शब्दों में यह याद रखना है कि तुलनात्मक सरकार में सिर्फ जो है एक देश की सरकार की जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है दूसरे देश की राजनीतिक संरचनाओं से किया जाता है। तुलनात्मक सरकार में सिर्फ जो है औपचारिक संरचनाओं का दूसरे देश की राजनीतिक जो प्रणाली की औपचारिक संरचनाएं हैं, उनसे ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ हम सरकार के जो है तुलनात्मक सरकार के जो औपचारिक अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सिर्फ इनका ही अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको तुलनात्मक सरकार का नाम दिया है। अर्थात इसमें सरकारों की जो औपचारिक संस्थाएं हैं, उनका ही तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो चलिए अब जानते हैं तुलनात्मक सरकार की परिभाषाएं क्या-क्या है। पहली पहली जो परिभाषा है वो जीन ब्लॉन्डेल देते हैं तुलनात्मक सरकार की। वो कहते हैं कि प्रारंभिक रूप से तुलनात्मक सरकार का अर्थ प्रारंभिक रूप से तुलनात्मक सरकार का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं और वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रकारों का अध्ययन है। ये मानना है जीन ब्लॉन्डेल का तुलनात्मक सरकार से। दूसरा है एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार परिभाषा दी गई है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक सरकार से मेरा अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक सरकार क्या है कि जिस जो है व्यवस्था द्वारा राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसको जो है तुलनात्मक सरकार कहा जाता है। तो होप आपको यह समझ आ गया कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति में सरकार की औपचारिक संस्थाओं का जो है तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ अनौपचारिक जो है संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन तुलनात्मक सरकार में सिर्फ सरकार के औपचारिक अंगों का दूसरे देश की सरकार के जो औपचारिक अंग है, केवल और केवल उनका ही जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक सरकार क्या है, ये जो है इनका विषय क्षेत्र कहाँ-कहाँ तक है। तो पहला जो बिंदु है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर का, वो है तुलनात्मक राजनीति जो है नया तथा तुलनात्मक सरकार पुराना विषय है। तो जो पहला अंतर है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में, वो यह है कि विद्वान मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक नया विषय है। तुलनात्मक राजनीति का जो विषय के रूप में आरंभ हुआ है वो 20वीं शताब्दी से माना जाता है, जब जो है व्यावहारिक क्रांति बिहेवियरल रेवोल्यूशन डेविड ईस्टन की जो है अस्तित्व में हुई। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की तरह करने का निश्चय किया और तुलनात्मक सरकार पुराना विषय है, यह प्लेटो के समय से चला आ रहा है। सरल शब्दों में कहने का क्या अर्थ है, इनमें पहला अंतर यह है कि तुलनात्मक राजनीति एक नया विषय है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उभरा है, जब डेविड ईस्टन जो व्यवहारवादी क्रांति
लाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे, उन्होंने विज्ञान के सिद्धांतों का राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना आरंभ कर दिया और इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप उन्होंने विज्ञान की तरह जो है तथ्यों के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। और तुलनात्मक सरकार बहुत पुराना विषय है, यह प्लेटो के समय से चला आ रहा है, क्योंकि प्लेटो जैसे राजनीतिक चिंतक है, वो जो है तुलनात्मक सरकार को बढ़ावा देते थे, इस पद्धति को बढ़ावा देते थे। उस समय जो है व्यवहारवादी विचारक जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जो है सिद्धांतों का कम निर्माण होता था। दूसरा जो अंतर है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच में, वो है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक सरकार से अलग है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक सरकार से विस्तृत है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक सरकार से विस्तृत है। तुलनात्मक सरकार सिर्फ सरकार के 3 अंगों का अध्ययन करती है। कहते हैं जो विद्वान ये कहते हैं, अंतर मानते वो कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन क्षेत्र सिर्फ सरकार के 3 अंग है। और वो कौन से 3 अंग है? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। जबकि तुलनात्मक राजनीति में सरकार के 3 अंगों के साथ साथ तुलनात्मक राजनीति में सरकार के इन 3 अंगों का अध्ययन तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ राजनीतिक प्रणाली की अनौपचारिक अंग है। राजनीतिक प्रणाली के जो अनौपचारिक अंग है उनमें राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, दबाव समूह, हित समूह इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ जो विकसित और विकासशील देशों की सोसाइटी है, जो विकसित देश है, विकसित देश में जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस है, जापान है, बहुत सारे विकसित देश है। और जो विकासशील देश है, जो अभी विकास कर रहे हैं, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, इसमें जो है एशिया के कुछ देश आते हैं, अफ्रीका के कुछ देश आते हैं, भारत है, चीन भी अभी जो है ग्रो कर रहा है, जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके अलावा जो है एशिया में जितने भी देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, बहुत सारे देश, अफ्रीका के देश, इनको हम विकासशील देश मानते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में इनका भी अध्ययन किया जाता है। ये था तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, कि इसकी जो है फीचर्स क्या क्या है, तुलनात्मक राजनीति का जो है स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। स्वरूप कहो, प्रकृति कहो, विशेषताएं कहो, बात एक ही है। तुलनात्मक राजनीति की जो पहली जो प्रकृति है, जो विशेषता है, स्वरूप है, वो है विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक अध्ययन। विश्लेषणात्मक मीन्स एनालिटिकल और बिहेवियरल स्टडी। तुलनात्मक राजनीति की पहली विशेषता यह है कि यह सरकारों का केवल सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, अर्थात इसमें सिर्फ सरकारों का जो है थ्योरेटिकल स्टडी नहीं की जाती। भारत की सरकार की अमेरिका की सरकार से सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं की जाती, अपितु सरकारों का तथा अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं का इसमें जो है एनालिटिकल जो है अध्ययन किया जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात भारत की सरकार का विश्लेषण जो है इंग्लैंड की सरकार से जो है विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि किस देश में जो है कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, इंग्लैंड में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, कौन सी देश की शासन प्रणाली ज़्यादा इफ़ेक्टिव है काम करने में, इस सब का अध्ययन किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं और जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि तुलनात्मक सरकार की तरह जो है तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक सरकार की तरह सरकार की संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, और उसके साथ जो वैधानिक विधि से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनके आधार पर भी दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषणात्मक तथा व्यावहारिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, डेटा एकत्रित किया जाता है,
दोनों देशों का जिनकी जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा हो, जिन देशों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा हो, तो उनके आंकड़े एकत्रित करके उसके बाद जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा व्यावहारिक अध्ययन किया जाता है। यह पहली विशेषता है तुलनात्मक राजनीति की, कि इसमें विश्लेषणात्मक तथा बिहेवियरल अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो बिंदु है स्वरूप का, वो है औपचारिक संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, औपचारिक संरचनाएं, किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक संरचनाएं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा ये तो सरकार की संरचनाएं हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चाहे संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये भी औपचारिक संरचनाएं हैं। तो इन औपचारिक संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, एक देश की औपचारिक संरचनाओं का दूसरे देश की औपचारिक संरचनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करना, यह भी तुलनात्मक राजनीति का एक स्वरूप है, एक विशेषता है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में सरकार तथा नौकरशाही का अध्ययन किया जाता है। सरकार का अध्ययन तो किया ही जाएगा, उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, जैसे जो नौकरशाह जो नियुक्त किए जाते हैं सिविल सर्विसेज के द्वारा, वो बहुत बड़े बड़े पदों पर कार्य करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा आता है, प्रशासन सारा का सारा आता है कि प्रशासन किस प्रकार काम करता है। तो इन सब का अनौपचारिक और औपचारिक जो ढांचे हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तीसरा जो बिंदु है वो है अंतःशास्त्रीय अध्ययन तथा दृष्टिकोण, इसकी मुख्य विशेषता। अंतःशास्त्रीय अध्ययन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। अंतःशास्त्रीय अध्ययन का अर्थ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अंतःशास्त्रीय अध्ययन का अर्थ क्या हुआ? अंतःशास्त्रीय अध्ययन से अभिप्राय यह है कि जब आप जो है किसी एक विषय में किसी दूसरे विषय के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, उस विषय का अध्ययन करने के लिए उसको अंतःशास्त्रीय अध्ययन कहते हैं। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में जो है समाज शास्त्र के बहुत सारे सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है समाज की जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से भी बहुत सारे सिद्धांत लिए गए हैं राजनीति विज्ञान में। इसके अलावा जो है प्योर साइंस जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी जीव विज्ञान से भी बहुत सारे सिद्धांत लिए गए हैं राजनीति विज्ञान में। तो कहने का अभिप्राय क्या है, तुलनात्मक राजनीति की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि इसमें अंतःशास्त्रीय इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन को बल दिया जाता है। इसमें जो है अंतःशास्त्रीय जो है इसको जो है बल दिया जाता है। और इस बल में क्या किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक लोकतंत्रीय देश में दबाव समूहों तथा हित समूह सक्रिय रहते हैं। जो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर दबाव समूह तथा हित समूह सक्रिय रहते हैं। अब दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है? दबाव समूहों से अभिप्राय लोगों के ऐसे समूहों से हैं, प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे समूह से है जो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं और जो है उस निश्चित उद्देश्य के पूर्ण होने के बाद जो है स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और ये जो है सरकार पर और राजनेताओं पर दबाव डालकर, दंगे करके, हड़ताल करके, प्रदर्शन करके जो है उन पर जो है दबाव डालते हैं, ताकि जो है जो नीति निर्माण है या जो कोई कानून है जो उनको बेनिफिट करता है, वो सरकार, वो नेता जो है उनके अनुसार कानून बनाए। दबाव समूहों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे व्यापार मंडल है, इसके अलावा जो है विद्यार्थियों के दबाव समूह है, बहुत सारे व्यवसायों की जो है मजदूरों के दबाव समूह हैं। तो ये दबाव समूह होते हैं। और हित समूह क्या होते हैं? जो एक एक किसी जो है विशेष वर्ग के हित के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका एक जो है पर्टिकुलर हित है कि वो किसी एक पर्टिकुलर हित के लिए काम करते हैं, उनको हित समूह का नाम दिया जाता है। तो मैं समझा रहा था कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन जो है इसमें किया जाता है, अर्थात जो है इन सब का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन इसमें जो है दूसरे जो विषयों के सिद्धांत हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। बी, विचारधाराओं का अध्ययन, आइडियोलॉजी, स्टडी ऑफ आइडियोलॉजी। यह भी तुलनात्मक राजनीति की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। अब विचारधारा क्या होती है?
विचारधारा जो शब्द है, यह जो है एक फ्रेंच सिद्धांतकार है डिस्ट्रिक्ट डी ट्रेसी ने जो है सबसे पहले विचारधारा शब्द जो है कॉइन किया था। विचारधारा होती क्या है? विचारधारा जो है ऐसे किसी विचारक के या विचारकों के विचारों का ऐसा समूह है जिसका अनुसरण समाज का एक बड़ा भाग करता है। उदाहरण के लिए जो है विचारधाराओं के उदाहरण क्या है? उदारवादी विचारधारा, जो वर्तमान लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देश है, वे उदारवादी विचारधारा को ही फॉलो कर रहे हैं। पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, मार्क्सवाद एक विचारधारा है, फासीवाद है, नाजीवाद है, ये सारी की सारी विचारधाराएं हैं। और जितनी भी राजनीतिक दल वर्तमान समय में है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जो है सीपीआई हो, चाहे वो सीपीआई एम हो, कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, प्रत्येक राजनीतिक दल की एक विचारधारा है। इसलिए आपने देखा होगा, जो बीजेपी की विचारधारा वाला व्यक्ति है, कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति है, वो अपनी विचारधारा पर अड़िग रहते हैं और इसी विचारधारा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। चौथा पॉइंट है सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन से क्या अभिप्राय है? सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो है सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक देश की सरकार की तुलना दूसरे देश के साथ की जाती है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा था, भारत देश की जो सरकार है, भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, इसी प्रकार इंग्लैंड में भी लोकतंत्रीय शासन। तो भारत की सरकार की तुलना हम इंग्लैंड की सरकार से कर सकते हैं, लेकिन ये तुलना किन आधारों पर होगी कि भारत की सरकार के कितने अंग है, इंग्लैंड की सरकार के कितने अंग है, भारत की सरकार किस प्रकार काम करती है, इंग्लैंड की सरकार किस प्रकार काम करती है, भारत में कानून किस प्रकार बनाया जाता है, इंग्लैंड में कानून किस प्रकार बनाया जाता है, संसद में कितने सदस्य बैठते हैं, कब अधिवेशन होता है, इंग्लैंड में कब अधिवेशन होता है। इस आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं और उस कंपैरिजन के बाद हम एक एनालिसिस करके एक विश्लेषण निकाल सकते हैं कि दोनों देशों की सरकारों में से सबसे अधिक इफेक्टिव जो है कानून बनाने के लिए, या सबसे अधिक इफेक्टिव कानून प्रणाली किसके पास है। नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, पॉलिटिकल पावर का अध्ययन। यह भी तुलनात्मक राजनीति की एक मुख्य विशेषता है कि राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें राजनीतिक शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है। शक्ति प्रत्येक प्रकार का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। शक्ति कई प्रकार की होती है, चाहे वो राजनीतिक संरचनाओं में पाई जाती हो, जैसे राजनीतिक दल में शक्ति पाई जाती है, दबाव समूह, हित समूह, ये किस प्रकार काम करते हैं, किसी देश की शासन प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इन सब की जो राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनके पास जो है शक्तियाँ आ जाती है, कानून बनाने की है, नीति निर्माण की है। तो इन सभी शक्तियों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन, पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन या पॉलिटिकल कल्चर का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में दो देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। अब राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन क्या हुआ? राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय यह है कि विभिन्न देशों के लोग राजनीतिक प्रणाली में अपनी सहभागिता कैसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय यह है कि विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी सहभागिता, अपनी पार्टिसिपेशन किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। क्या लोग जो है मत देते हैं, क्या लोग अपना मत जो है निरंतर देते हैं, क्या लोग जो है राजनीतिक प्रणाली में आकर कानून बनाने के लिए जो है अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं, क्या लोग पंचायती राज प्रणाली में पंचायत में जाकर अपना मत जो है प्रदर्शित करते हैं। ये आधार या इनके अलावा कि उस देश में लोग कितने जागरूक है, राजनीतिक संस्कृति द्वारा यह पॉलिटिकल जो कल्चर है, राजनीतिक संस्कृति, ये एक सिद्धांत है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाने का प्रयास किया जाता है कि किस देश के लोग वहाँ के राजनीतिक कार्यों में कितनी भूमिका निभाते हैं, अर्थात किस देश के लोग वहाँ की राजनीतिक प्रणाली से कितने
खुश है वहाँ की जो सरकार है वो किस प्रकार उनके लिए काम कर रही है, और लोग जो है वहाँ की राजनीतिक प्रणाली में चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, क्या वो अपने मत का प्रयोग जो है रेगुलरली कर रहे हैं। इन सब जो एस्पेक्ट्स है, जो पहलू है, इनका अध्ययन जो है राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है। अंतिम पॉइंट है राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, पॉलिटिकल सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन। यह भी तुलनात्मक राजनीति की एक मुख्य विशेषता है, कार्यक्षेत्र है। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, विभिन्न देशों के पॉलिटिकल सिस्टम से मेरा अभिप्राय है, भारत की एक राजनीतिक प्रणाली है, भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपना रहा है, उसकी राजनीतिक इकाइयाँ हैं, अमेरिका है राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अपना रहा है, इंग्लैंड है संसदीय शासन प्रणाली को अपना रहा है, चीन है अधिनायकवादी शासन प्रणाली को अपना रहा है। और उन शासन प्रणालियों की जो संरचनाएं हैं, संरचनाएं जैसे भारत की राजनीतिक प्रणाली की संरचनाएं क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरकार के अंग, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली की संरचनाएं क्या हुई, संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड, इसके अलावा जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, पार्टीज़ है, राजनीतिक दल है, लेबर है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। इन सभी राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव स्टडी जो है तुलनात्मक राजनीति का एक मुख्य विषय क्षेत्र है। तो ये था तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, तुलनात्मक सरकार का अर्थ, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं, तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में अंतर। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।